What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 21 of our GNG 2.0 और आज तो भाई सब खत्म हो जाएगा। आज बचेगा बच्चों हमारे पास सिर्फ इकोनॉमिक्स में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और अकाउंट्स में बचेगा रेशोज, वो हम कल करेंगे। बाकी हमारा सारा का सारा कार्यक्रम समाप्त है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इंडियन इको, सेकेंड यूनिट ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स बचे हैं छोटे छोटे, बहुत मजे में समाप्त कर देंगे। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं बच्चों इस चैप्टर की। अब देखो, पहले चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा और ब्रिटिशर्स फिर इंडिया छोड़ के चले गए, ठीक है। अब हमें देखना है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में कैसे प्लानिंग हुई, कैसे पॉलिसीज बनी, कैसे सरकार ने काम किया, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। देखो बच्चों, सबसे पहले कितने तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हम लोग अभी हैं इंडिया, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट जिसमें फोकस सोशल वेलफेयर पे होता है। सोशल वेलफेयर कौन करेगा? सरकार करेगा। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करे। कैपिटलिस्ट जिसमें प्राइवेट सेक्टर सारा काम करे। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। यहां पे फोकस बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है, यहां पे फोकस सोशल वेलफेयर पे होता है। हम दोनों हैं, प्राइवेट सेक्टर भी सोशल सेक्टर भी मिलजुल के कर रहे हैं, राइट। चलो जी, इंडिया क्या है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे लीडर्स ने दोनों का मिक्सचर चुना कि ये बेस्ट रहने वाला है। अब आ रहा है बच्चों एक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। तो बच्चों हम लोग बोलेंगे जब भी किसी देश में कोई भी पॉलिसी बनानी होती है तो उस पॉलिसी के पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन होता है और बहुत सारे उसके पीछे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। तो उस इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाएंगे उस प्रोसेस को इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी, उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में हम मेजरली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब देखने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने वाले हैं। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी सेटअप करी जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को बच्चों आज प्लानिंग कमीशन नहीं बोलते, आज इसको नीति आयोग बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ इसका ये नाम कब बदला गया, कब इसको प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग किया गया। देखते हैं कितने बच्चे सही बताएंगे। तो प्लानिंग कमीशन, ये डेट याद रखना, 1950 में सेटअप हुआ। और प्लानिंग कमीशन में जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब कि जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे प्लानिंग कमीशन के, जो भी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे होंगे, ठीक है। अब एक बच्चों इंडिविजुअल है जिनका इस पर्टिकुलर प्लानिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहां पे चेयरमैन नहीं बोलेंगे, यहां पे हम लोग बोलेंगे द बैकबोन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज प्रोफेसर मेहलनोबिस। उस टाइम पे 1950 पे जो सबसे बड़ा रोल जिन्होंने प्लानिंग कमीशन में निभाया वो प्रोफेसर मेहलनोबिस थे। बस ये नाम याद रख देना, ठीक है। अब पर्पस क्या था इस कमीशन का? कि केयरफुली असेस करें ह्यूमन रिसोर्स को, फिजिकल रिसोर्सेज को और प्लान्स बना सकें प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अब मैंने आपको अभी बताया था ना कि कुछ ना कुछ तो गोल्स होंगे जिस हिसाब से प्लान करेंगे। तो हमारे मेन गोल्स थे बच्चों जेम्स, GEMS, जेम्स याद रखना बच्चों, GEMS। जी क्या है? जीडीपी बढ़ना चाहिए। कंपनी बोल रहा हूं, कंट्री का जीडीपी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जीडीपी ग्रोथ हो। दूसरा क्या है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि इनइक्वालिटीज कम से कम हो, भेदभाव कम से कम हो और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक सारी बेसिक नीड्स पहुंच पाए। ध्यान रखना बच्चों, जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी भेदभाव को डिस्कस करता है। इक्विटी क्या बोलता है? कि सारे रिसोर्सेज सब तक पहुंच जाए। तो अगर आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना जेंडर पे, कास्ट पे, कलर पे, क्रीड पे, वो इक्वालिटी की बात हो रही है। और अगर आ रहा है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक सारी बेसिक फैसिलिटीज पहुंच जाए,
वहां डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही, सब तक सब कुछ पहुंच जाए, वो इक्विटी है। ठीक है, तो ग्रोथ, इक्विटी। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नई नई टेक्नोलॉजी लगाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाना। सोशल आउटलुक चेंज करना, सोशल आउटलुक चेंज करने का क्या मतलब होता है कि सोसाइटी में कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, लोगों का बिहेवियर चेंज करना, वो बदलना। एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर होना, हमारा इकोनॉमी किसी और इकोनॉमी पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये 4 मेजर गोल्स थे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। स्क्रीनशॉट ले लो। देन सर हमारे पास एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर को सब जानते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले लो। लगभग 75% हमारी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में थी। क्या क्या फीचर्स हैं एग्रीकल्चर के बच्चों, ये भी हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। प्रोडक्टिविटी कम थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल था, जमींदारी सिस्टम की वजह से लैंडलॉर्ड टीनेंट में कॉन्फ्लिक्ट था, टेक्नोलॉजी बहुत खराब थी, डेप्रिशिएटेड थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब सिर्फ अपने लिए ग्रो करते थे, और स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, छोटी छोटी टूट फूट लैंड होल्डिंग्स थी, जमीनें किसानों की दूर दूर थी। तो ये बच्चों हमारे मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर थे, और यही मेन प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप यही लिख सकते हो, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, तो ये भी आप लिख सकते हो। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। प्रोडक्टिविटी लो थी, इसका मतलब स्टेगनेशन था, स्लो ग्रोथ थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हो, रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सिर्फ अपने यूज़ के लिए ग्रो करते थे हम लोग चीज़ें। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी बहुत ज़्यादा। टीनेंट और लैंडलॉर्ड में बहुत लड़ाई झगड़ा था बच्चों, और ज़मीनें जो थी किसानों की स्मॉल थी और स्कैटर्ड थी, छोटी छोटी और दूर दूर। ठीक है, अब आ रहा है एग्रीकल्चर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम सब जगह एग्रीकल्चर 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 क्यों करते रहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आता है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है भाई, जिस देश का मेजॉरिटी वर्कफोर्स जिस सेक्टर में होगा तो कंट्रीब्यूशन तो होगा, तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को काम यहाँ से मिलता है। एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में है, हम अभी की भी बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल सारा यहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही बच्चों सारा रॉ मटेरियल आता है, चाहे वो कॉटन हो, सीड्स हो, शुगर केन हो, लकड़ी हो, कुछ भी ले लो, सब एग्रीकल्चर से आ रहा है। देन इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड सारी कौन करता है? एग्रीकल्चर करता है भाई। इंडस्ट्री जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स बना रही है, हार्वेस्टर बना रही है, थ्रेशर बना रही है, मशीनें बना रही है, कौन खरीद रहा है वो सारी मशीनें? सब एग्रीकल्चर खरीद रहा है। तो एग्रीकल्चर डिमांड भी करता है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी कंट्रीब्यूट करता है। हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो चाय हो, जूट हो, काजू हो, टबैको हो, कॉफी हो, स्पाइसेस हो, मिर्च हमने पूरे वर्ल्ड को खिलाई। तो कहीं ना कहीं बच्चों एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है बच्चों हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में। ये पीछे आई थी सेम वही, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, पानी की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, जमीनें काफी छोटी छोटी हैं और दूर दूर हैं, मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है, हमने रूरल डेवलपमेंट में भी पढ़ा बच्चों की मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही, एंड एग्रेरियन रिलेशन, वही जमींदारी सिस्टम, रिलेशंस खराब है टीनेंट और लैंडलॉर्ड के। ठीक है, अब आया बच्चों कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक कैसे किया गया। ठीक है, सही करने के लिए बच्चों हम क्या लेके आए? रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म्स को क्या बोला गया? एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ये एग्जाम में आएगा, हाईली इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, विद अ व्यू टू टैकल द प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट हैज टेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, बदलाव करे। ठीक है, अब एग्रेरियन रिफॉर्म्स में सबसे पहले आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल में हम लोग लेते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज कर दी बच्चों। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करना बच्चों। 1965-1966 में ये आया, इसको हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें हमने जो फार्मिंग की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। हमने नॉर्मल सीड्स की जगह हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने शुरू कर दिए। तो हम लोग किस पे आ गए? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे आ गए। हमने बोला हम वो बीज यूज करेंगे जो हाई यील्डिंग है, जो बहुत ज्यादा
हमें फसल देंगे। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स भी थे, नेगेटिव्स भी थे, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट रिफॉर्म्स में याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड्स पे आए हम। उसके बाद हमने केमिकल्स यूज करने शुरू करे, फर्टिलाइजर्स, हमने इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करना चालू करा। इससे क्रॉप खराब नहीं होती बच्चों, कीड़े नहीं आते क्रॉप्स पे, ठीक है। और हमने बहुत अच्छी अच्छी नई साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसका मतलब किसानों ने नई नई टेक्निक सीखी कि खेती कैसे करनी है, क्या और तरीके हो सकते हैं, टेरेसिंग क्या चीज है, किस तरीके से हम सॉइल को बढ़िया तरीके से रोटेट करके, क्रॉप को रोटेट करके यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें इसमें आई थी। देन वी हैव लैंड रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन के लिए क्या करा बच्चों, तो जमीन के लिए जो सबसे पहले इंटरमीडियरीज थे वो खत्म कर दिए गए, यानी कि देयर विल बी नो इंटरमीडियरीज। ये जो जमींदारी सिस्टम में गवर्नमेंट के बीच में जमींदार और फिर टेनेंट था ना, ये खत्म। सरकार ने बोला जिसकी जमीन है वही काम करेगा, तो देयर विल बी नो इंटरमीडियरी। दूसरा, रेंट को रेगुलेट कर दिया। अगर कोई अपनी जमीन पे कुछ काम कराना भी चाहता है, किसी से कराना चाहता है, तो वो उससे मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकता है, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉप है उसका 1/3 ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया, जमीनों को साथ साथ दे दिया। सर जमीनों को साथ साथ कैसे दिया, देखो जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल ये टोटल एरिया है, मेरी एक जमीन यहाँ पे है, एक जमीन यहाँ पे है, बी ये ए की जमीन है, ठीक है, बी की एक जमीन यहाँ है, बी की एक जमीन यहाँ है, ठीक है। तो ए को बोला भाई तू ये जमीन छोड़ दे, बी को दे दे, और बी को बोला भाई तू ये जमीन छोड़ दे, ए को दे दे। तो ये पूरा ए का हो गया जमीन, ये पूरा बी का हो गया। तो देखो पास में कर दी लैंड, जो दूर दूर थी वो पास में कर दी। तो अब खेती करना कितना आसान है। तो जितना हो सका कंसोलिडेट करने की कोशिश करी गई, इकट्ठा करने की कोशिश करी गई लैंड को। तो कंसोलिडेशन करा ताकि स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स खत्म हो जाए। लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग लगाई गई कि एक इंसान मैक्सिमम कितनी लैंड ले सकता है, ताकि इनइक्वालिटी ना हो, ताकि इनइक्वालिटी ना हो। तो सीलिंग्स लगा दी गई, लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग्स लगा दी गई कि भैया ऐसा है, दिस इज द लिमिट, अब इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते आप। अगर चाहिए तो फिर आप गवर्नमेंट से बात करो, लाइसेंसिंग की तरफ जाओ, फिलहाल नहीं हो सकती इससे ज्यादा जमीन। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, सब लोग मिलजुल के फार्मिंग करो, इसको प्रमोट किया गया कि अकेला इंसान बहुत अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पा रहा, तो सब लोग कोऑपरेटिवली करो, सब लोग मिलजुल के करो। इस चीज को प्रमोट करा गया बच्चों। फिर आता है हमारे पास जनरल रिफॉर्म्स, कुछ जनरल स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, जैसे कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी की व्यवस्था बेटर करी गई। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, उधार दिया गया लोगों को। हमने रूरल डेवलपमेंट में ही पढ़ा ना कि क्रेडिट का प्रॉब्लम था, तो क्रेडिट दिया गया। मार्केट्स के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई, और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी जैसी पॉलिसीज लाई गई, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, MSP भी बोलते हैं, ऐसी पॉलिसीज भी लाई गई। तो ये सब बच्चों जनरल रिफॉर्म्स में आ जाता है। ये बच्चों एक ओवरऑल जो हमने पढ़ा है उन सब के बारे में है, स्क्रीनशॉट ले लो, चार्ट है, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे। अब आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन। सर ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? पीछे मैंने आपको टेक्निकल रिफॉर्म्स में बताया ना कि हम नॉर्मल सीड्स ना यूज करके HYV सीड्स यूज करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ स्पेक्टेकुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों जरूरत पड़ी बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्यों लाना पड़ा? नंबर 1, मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे और किसानों को बहुत ट्रबल फेस करना पड़ता था अगर फसल अच्छी नहीं होती थी। दूसरा, प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो थी क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, हम अच्छे से कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे थे। तो हमने काफी कुछ चेंज करने की कोशिश करी और ग्रीन रेवोल्यूशन ने एकदम से सब कुछ बदल दिया कि कम बीज में ज्यादा फसल। ठीक है, इसके बच्चों क्या क्या बेनिफिट्स हुए? सबसे पहला बफर स्टॉक हो गया। बफर स्टॉक का मतलब है कि हम अपने साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। कल को कोई तंगी हो, कल को कोई फ्लड आ जाए, कुछ अर्थक्वेक आ जाए, जब खाने की जरूरत हो तो हमारे पास अवेलेबल हो। मार्केटेबल सरप्लस मिल गया हमें कि हम अपने साथ साथ अब बाहर भी बेच सकते थे। हम सिर्फ वो था ना कि पहले हम सस्टेनेबल थे, बस सस्टेनेबल का मतलब कि हम लोग अपने लिए बनाने के साथ साथ अगली जनरेशन के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे या किसी और के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
सिर्फ अपने लिए बना पा रहे थे, यानी हम मार्केटेबल नहीं हो रहे थे, हम सामान को बाहर नहीं बेच पा रहे थे। तो हमारी फार्मिंग में एक शिफ्ट आ गया। वो शिफ्ट आ गया क्या, कि हम सिर्फ अपने लिए ना बना के अब हम मार्केट में भी बेच सकते हैं, राइट। इसके बाद बच्चों बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। बच्चों जब फसल ज़्यादा होती है, मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो प्राइस तो कम होता है ना उसका, तो प्राइस कम होने लगा फसलों का, तो गरीबों के लिए फ़ायदा हो गया, राइट। इसके बाद आता है बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ रिस्क भी थे क्या, बिल्कुल रिस्क भी थे बच्चों। क्या रिस्क थे, नंबर 1 पेस्ट अटैक, कीड़े लगने का डर लगता है। ऑफ कोर्स जब फसल ज़्यादा होगी तो कीड़े भी लगेंगे, तो पेस्ट अटैक का रिस्क था। दूसरा इनकम इनइक्वालिटीज़। इनकम इनइक्वालिटीज़ क्यों, क्योंकि जो HYV सीड्स थे ना बच्चों वो महंगे थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जो रिच फार्मर था उसने फटाक से खरीद लिए। अब जो रिच फार्मर है उसने फटाक से खरीद तो लिया, और फटाक से उसने क्या करा, फसल भी ग्रो कर ली, तो उसकी तो फसल भी ज्यादा हो गई और पैसा कमा लिया। तो रिच और रिच होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पेस्ट अटैक का डर, दूसरा इनकम इनइक्वालिटीज का डर। तीसरा पॉइंट बच्चों लिमिटेड क्रॉप्स थी, सब क्रॉप्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये लिमिटेशंस में भी लिख देंगे हम, ठीक है, कि सर लिमिटेड क्रॉप्स थी, सिर्फ वीट तक ही सीमित था। दूसरा अनइवन स्प्रेड था। ध्यान रखना बच्चों ये 2 फेसेस में आया था, पहला 65-66, दूसरा 75-76। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेसेस में आया। तो पहले फेस में तो सिर्फ लिमिटेड ही स्टेट्स में था, पंजाब में, हरियाणा में, लिमिटेड स्टेट्स में था। दूसरे फेस में फिर काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ, बट पहले लिमिटेड स्टेट्स में था। देखो लिखा हुआ है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में था, बट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश इतना ज्यादा नहीं था। तीसरा बच्चों लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को हेल्प कर रहा था, बस वही जो रिच है उसको हेल्प कर रहा था। ज्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो इससे एक डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, एक डिवीजन भी हो गया बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब एग्रीकल्चर का एक अप्रेजल है बेटा। अप्रेजल का मतलब पूरा का पूरा एक क्रक्स है कि कहां पे क्या क्या हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार रीड ले लेना, एग्जाम में आ जाता है कि एग्रीकल्चर को पूरा अप्रेज करो। तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़े अचीवमेंट लैंड रिफॉर्म्स है, ग्रीन रेवोल्यूशन है हमारे लिए। 1950 से 90 में काफी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ लैंड रिफॉर्म्स में, राइट। तो इस तरीके से बच्चों एक पूरा ओवरऑल अप्रेजल है, आपको एक बार रीडिंग ले लेनी है और इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। डन सर। अब आ गया इंडस्ट्री की बात करो। सर हमारी इंडस्ट्री भी तो ब्रिटिशर्स ने खत्म करी थी, तो हमने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या करा, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए तो हमने रिफॉर्म्स देख लिए कि लैंड रिफॉर्म्स आ गए, टेक्निकल रिफॉर्म्स आ गए, जनरल रिफॉर्म्स आ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्री के लिए क्या, तो इंडस्ट्री जो है बेटा एग्रीकल्चर के बाद काफी बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, बहुत एम्प्लॉयमेंट आता है एग्रीकल्चर के बाद, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो लिखा हुआ है कि हमें अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, तो सरकार को आगे आना होगा। पब्लिक एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें प्रॉपर इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ेंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट भी बनाएगा, अब सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को आगे आना होगा, पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल लेना होगा, ठीक है। दूसरा हमने किस पे फोकस करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम जो जो चीजें इंपोर्ट करते हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो हम अपने देश में बनाएंगे। अपने देश में बनाएंगे तो इंडस्ट्री भी ग्रो होगी, फॉरेन ट्रेड भी हमारा कहीं ना कहीं इससे इंपैक्ट होगा, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, बहुत सारा इंपोर्ट करते थे तो पैसा बहुत बाहर जाता था, तो उसको भी रोकना है हमें कहीं ना कहीं, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके और फॉरेन एक्सचेंज को भी हम लोग बचा पाए अपने, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमें प्रोटेक्ट करना था फॉरेन कंपटीशन से। अब कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे रोकें हम बाहर वाली कंपनीज को, नंबर 1 इंपोर्ट पे हैवी टैक्सेस लगा दिए। ड्यूटी का मतलब टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट्स पे कि इंपोर्ट नहीं करना। दूसरा कोटा फिक्स कर दिए, कोटा का मतलब होता है सीलिंग, कि आप सिर्फ इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों 2 चीजें आई, नंबर 1 टैक्सेस लगे, दूसरा सीलिंग्स भी लगाई गई, ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाए। क्या क्या फायदे हुए, नंबर 1 हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, काफी अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ने लगा।
ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हुई उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही थी, बाहर से कंपनीज को आने नहीं दे रही थी। बाहर से कंपनी नहीं आ रही तो कंपटीशन नहीं हो रहा, तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है बच्चों? बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी जो लगातार फेल हो रही थी। क्यों फेल हो रही थी? क्योंकि कंपटीशन तो कोई था नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था कि कोई बेटर कर जाएगा। यहां तक आप देखो, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो सिर्फ BSNL पे डिपेंडेंट थी, उसका कोई कंपटीशन नहीं था, तो बस चलता रहता था। लोगों को 6-6 महीने वेट करना पड़ता था फोन लेना है अगर। गाड़ियों में भी ऐसे ही था, फोर्ड और एम्बेसडर 2 ही गाड़ियां थी और कोई मॉडल भी नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। तो ऐसे कई सेक्टर थे जहां पे कुछ भी नहीं हो पाया इंडस्ट्रीज में। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये हमारे लिए एक सोशल डेड वेट बन गए कि जो किसी काम के नहीं है। लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से मोनोपोली हो गई, करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। हमें जरूरत थी बच्चों किस चीज की? कि भैया पब्लिक सेक्टर आए और पब्लिक सेक्टर आके बहुत अच्छा रोल निभाए। पब्लिक सेक्टर शुड कम एंड प्ले अ लीडिंग रोल। बट सर ऐसा क्यों? हमें पब्लिक सेक्टर पे इतना डिपेंडेंट क्यों होना पड़ रहा था? प्राइवेट सेक्टर आगे क्यों नहीं आ रहा था? सबसे पहला, प्राइवेट सेक्टर के पास बच्चों इतना कैपिटल नहीं था। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल वेंचर्स। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल अवेलेबल नहीं था। अब जिसके पास था भी, उनको प्रॉफिट नहीं बनाने दे रही थी सरकार, यानी कि लैक ऑफ इंसेंटिव। इंडियन मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें। लिमिटेड मार्केट होने की वजह से हमें यहां पे, अब आप कहोगे कि सर इतनी बड़ी मार्केट है, बेटा मार्केट एग्रीकल्चरल गुड्स की है, इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केट नहीं है। आप ही सोचो ना कि कितने ही ऐसे लोग होंगे जो मशीनें खरीद रहे हैं। लिमिटेड थे ना, और उस टाइम पे जिस टाइम देश आजाद हुआ बिल्कुल, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम थी। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो सोशल वेलफेयर था। अब प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए तो करता नहीं। तो गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ना तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, ना उसको फायदा दिख रहा, ना तुम उसको पैसा कमाने दे रहे। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सोशल वेलफेयर है, तो फिर सरकार क्या करे? तो सरकार एक स्कीम लेके आया बच्चों, जिसका नाम रखा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। सर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बच्चों एक पूरा स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले का नाम रखा शेड्यूल ए, दूसरा रखा शेड्यूल बी, तीसरा रखा शेड्यूल 3, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में रखी बच्चों 17 इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकार हैंडल करेगी। शेड्यूल बी में रखी बच्चों 12 इंडस्ट्रीज जो कि दोनों मिलकर करेंगे, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल सी में रखी बच्चों बची हुई इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चला पाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वी विल बी प्लेइंग अ लीडिंग रोल, हम इंडस्ट्रीज को आगे लेके चलेंगे। याद आ गया सारा? रिवीजन का यही बेनिफिट होता है बच्चों। जीएनजी सीरीज बनी इसीलिए है कि तुम क्विकली सारा रिवाइज कर पाओ। आपने पहले एक बार डिटेल में सब पढ़ा हुआ है, अब याद हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। बहुत सारे नालायक तो ऐसे होंगे अब पढ़ रहे होंगे पहली बार। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन अप्रैल 1956। एक पहले आ चुका था 1948 में, लेकिन जब इकोनॉमिक प्लानिंग होनी शुरू हुई 1950 से तो बहुत कुछ चेंज होने लगा। तो सेकंड प्लान में हमारे आईपीआर 1956 आया था। ठीक है, ओके। 3 शेड्यूल्स में बांट दिया गया बच्चों। 17 इंडस्ट्री जो सिर्फ सरकार चलाएगी, 12 इंडस्ट्री जो दोनों मिलकर चलाएंगे लेकिन मेजर रोल गवर्नमेंट का होगा, और बाकी बची हुई सारी शेड्यूल सी में डाल दो। इससे क्या होगा? देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है। अब बच्चों गवर्नमेंट ने रोका कैसे? लोगों को कैसे रोका कि जो शेड्यूल ए में इंडस्ट्रीज हैं या शेड्यूल बी में इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर ना घुसे? कैसे रोका? लाइसेंसिंग से। लाइसेंसिंग सिस्टम लेके आए, यानी कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लाइसेंस लो सरकार से। तो अगर शेड्यूल ए वाली इंडस्ट्री होती थी, लाइसेंस देते ही नहीं थे। बी वाली होती थी तब भी बहुत मुश्किल से देते थे। सी वाली होती थी तो दे देते थे। तो अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो सेटअप के लिए लाइसेंस, एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस, डाइवर्सिफिकेशन के लिए लाइसेंस, आपको हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये रिटन परमिशन है सरकार से फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, राइट। इंडस्ट्रियल द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर, सेटअप करना है तो भी, एक्सपेंशन करना है तो भी, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो भी।
इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में बच्चों क्या हुआ, किसी भी नई इंडस्ट्री को अलाउड नहीं था, आप आ ही नहीं सकते अनलेस आप लाइसेंस नहीं ले रहे। ठीक है, आपके लिए लाइसेंस लेना आसान था अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो किसी बैकवर्ड एरिया में, क्योंकि डेवलप करना चाहती थी ना गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज को, तो यहां पे लाइसेंस दे देते थे। पर्पस था कि रीजनल इक्वालिटी हो सके, हर एरिया अच्छे से डेवलप हो पाए। लाइसेंस तब भी चाहिए था अगर आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तब भी चाहिए। ठीक है, फिर कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, व्हाट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में। तो एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है एसेट्स में वो 1 करोड़ रुपए का है, यानी अगर किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत मेजर रोल दिया गया है, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सब जगह सेटअप नहीं हो सकती, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपना रोल निभाना पड़ेगा। इसके बाद आता है बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में छोटे छोटे पॉइंटर्स कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी ज़्यादा हाथ से काम होता है इसके अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से देती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काम जनरेट करती हैं, बहुत सारी गुड्स की डिमांड होती है, यहाँ से एक्सपोर्ट में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सर हम कैसे प्रोटेक्ट करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कैसे बचाएं? नंबर 1, रिजर्वेशन कर दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे जो रिजर्व कर दिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कि ठीक है इनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट को नहीं बनाएगी। दूसरा, कंसेशन दिए इनको, लोअर टैक्स रेट्स, बैंक लोन आसानी से, इलेक्ट्रिसिटी में छूट, पानी में छूट, इस तरीके की डिस्काउंट्स दिए, कंसेशंस दिए, ताकि ये मरे नहीं, अच्छे से ग्रो कर पाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा। अब हमारे पास आखिरी आता है फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स देख लिए, इंडस्ट्री में आईपीआर 1956 और उसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देख लिया। फॉरेन ट्रेड में लास्ट हमारा टॉपिक आता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा फॉरेन ट्रेड में कि हम एक्सपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के, सॉरी रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के, तो ब्रिटेन के ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गए थे। तो अब यहां पे सरकार क्या कर रही है, सरकार सबसे पहले तो बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अभी बताता हूं। सरकार की पॉलिसी देखो, सरकार क्या लेके आई, सरकार लेके आई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ही हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम जो जो इंपोर्ट करते हैं अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस चीज से, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जैसे आज भी सरकार बोलती है ना बच्चों मेक इन इंडिया, एक स्कीम है कि अपने देश में बनाओ, तो ये यही है एक तरीके से कि हम इंपोर्ट ना करें, क्योंकि इंपोर्ट करने से हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो लिखा हुआ है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इंडिया को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ी। इट इज अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि हम व्हीकल्स जो हैं हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, इंडिया में बनाएंगे। क्या एम था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज बचाना, तीसरा सेल्फ रिलायंट बनना, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये पूरा एग्जाम में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो। अब थोड़ा सा ये देख लो कि हमारा इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन ट्रेड था कैसा। तो देखो बच्चों हमारा जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट था वो कम होता चला गया धीरे धीरे। सर ऐसा क्यों होता चला गया, कम क्यों होता चला गया? भाई हम खुद ही यूज करने लगे अपने फार्म प्रोडक्ट्स। पहले तो ब्रिटिशर्स यहाँ से ले जाते थे, लेकिन हम खुद ही यूज करने लगे, तो हमारा एक तो एक्सपोर्ट जो है वो कम होगा ही होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, राइट। कन्वेंशनल आइटम्स जो थी बच्चों, जैसे हमारे पास जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ये आइटम्स हमारे मेजर एक्सपोर्ट हुआ करते थे, मेजर एक्सपोर्ट हम इसका करा करते थे। लेकिन प्लान डेवलपमेंट के साथ इनकी भी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इनका भी एक्सपोर्ट कम होने लगा। उसके साथ साथ क्या बढ़ा, क्या सर ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, कुछ बढ़ा भी? बिल्कुल बढ़ा। परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट हैज रिजन। जो हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे ना, जो हम बना रहे थे अपने यहाँ पे, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना रही थी,
कॉटन क्लोथ्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें हो गई, वो हम काफ़ी एक्सपोर्ट करने लगे, हम वो काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, चाहे वो जेम्स हो, मेटल्स हो, मशीनरी हो, व्हीकल्स हो, ये भी हम कर रहे हैं। बढ़िया सर, क्या बात है। ये भी डन हो गया बच्चों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम इंपोर्ट कैसे रोक रहे थे, सरकार कैसे इंपोर्ट करने से रोक रही थी लोगों को? नंबर 1, टैरिफ से। टैरिफ का मतलब टैक्सेस, ये मैंने पीछे भी पढ़ाया। दूसरा कोटास, कोटास का मतलब सीलिंग्स। कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं ना, बोलते हैं हम तो टैक्स भर देंगे, मेरा नाम कार्तिक आर्यन है, मैं तो गाड़ी बाहर से ही मंगाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो बाहर से ही मंगाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में है या नहीं है, इतने सारे लोग इतना कुछ करते हैं, मैं तो बाहर से मंगाऊंगा। तो अल्टीमेटली वहां पे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया, है ना। ऐसे हम सब कहीं ना कहीं चीजें यूज कर रहे हैं बाहर की। ये कैमरा कौन सा इंडिया में बना है, या ये घड़ी कौन सा इंडिया में बनी है, ये बोर्ड कौन सा इंडिया में बना है, ये सब आप सोचो बच्चों हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट है ना। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे कोशिश कर रही थी कि ये सब इंपोर्ट ना हो, सब इंपोर्ट ना हो बच्चों। तो टैरिफ, टैक्सेस लगाए और सीलिंग्स भी लगाई कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों आया ये मैंने आपको पीछे बता दिया था कि 3 कारण थे मेनली: सेल्फ रिलायंट बनना, प्रोटेक्शन करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, और फॉरेन एक्सचेंज को बचाना। ठीक है, अब बच्चों एक फाइनल क्रक्स होता है कि पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या एक अप्रेजल रहा इंडस्ट्री का। एग्रीकल्चर का हमने पीछे पढ़ लिया, अब इंडस्ट्री का है ये कि जीडीपी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने प्रमोट करा तो स्मॉल बिजनेसेस को काफ़ी हेल्प मिली, राइट। उसके साथ साथ अब हम सिर्फ कॉटन और जूट पे डिपेंडेंट नहीं थे, हमने और भी चीज़ें बनाना शुरू करी, और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन करा हमने फॉरेन कंपटीशन से, उससे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल, इस तरीके के सेक्टर्स का, राइट। देन हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें और आती हैं, जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी हो गई। लाइसेंसिंग पॉलिसी ने कैसे मदद करी सरकार को कि अल्टीमेटली हम रोक सकें। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो लाइसेंसिंग था उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिला, जिसके ऊपर पूरी केस स्टडी भी है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो लाइसेंस राज के नाम से देखना, बिहार में, यूपी में बहुत करप्शन हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ था, मिस यूज हुआ, इंडस्ट्रियल हाउसेज ने मिस यूज करा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लाइसेंस मिल जाता था। ठीक है, किस लिए कि भैया वो शुरू कर लेंगे और कोई शुरू नहीं कर पाएगा, कंपटीशन नहीं आने देते थे, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो बहुत सारा समय लगता था एक लाइसेंस लेने के लिए। तो इसीलिए बाद में इसे बंद भी करा गया। अगले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि बंद भी कर दिया गया। और इसके बाद क्या आता है, पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा, कंट्रीब्यूशन रहा देश की तरक्की में। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, पब्लिक सेक्टर जहाँ जहाँ भी आता है वहाँ पे करप्शन, स्लो ग्रोथ, ये सब इनएविटेबल है, वो आएगा ही आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर कॉन्टिन्यूड टू मोनोपोलीज, यानी कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई कुछ नॉन इसेंशियल एरियाज में जो प्राइवेट सेक्टर बेटर कर सकता था, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, होटल, इनके अंदर भी मोनोपोली हो गई, तो बहुत दिक्कत आई हमें इन सेक्टर्स में भी। ठीक है, परफेक्ट, डन सर, डन सर, डन। बस यही था हमारे पास चैप्टर नंबर 2, पूरा रिवाइज हो गया, पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया मैंने आपको। क्विक रिवीजन हमने करा चैप्टर नंबर 2 का, ये भी समाप्त है, इसको भी खत्म करो। इसके बाद थोड़ी देर में मिलता हूं, चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कराता हूं, वो भी खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।